Hello guys, myself is Sumit Punjabi and I am a company secretary by profession. Along with the CS, I have done with the BBA, LLB, LLM and diploma in corporate law. Today in my lecture, we are going to understand each and everything about relating to the Indian Contract Act, its meaning, its nature, its type, everything in this lecture. So stay tuned. दोस्तों एक बात बताइए आप, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कभी सुना है तो एक चीज़ रिमाइंड कर लीजिए। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। दोनों चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल एज अ ऑर्डिनरी मैन और एज अ मैंगो मैन दोनों का मीनिंग निकालेंगे, किसका, प्रॉमिस एंड कॉन्ट्रैक्ट का, तो एज पर डिक्शनरी मीनिंग बोथ आर दी सेम। बट जब हम लॉ पढ़ते हैं तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में फर्क है, एग्रीमेंट में भी एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने रामायण देखी है तो उसमें दशरथ अपनी पत्नी, अपनी वाइफ कैकेसी को दो वचन देते हैं कि फ्यूचर में अगर तुझे दो चीज़ कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, प्रॉमिस करता है। तो फ्यूचर में कैकेसी अपने पति दशरथ से दो चीज़ मांग लेती है। दो चीज़ कौन कौन सी रहती है? पहली चीज़ 14 वर्ष का वनवास, 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल फॉर राम, एंड सेकेंडली फॉर हैंडिंग ओवर द किंगडम ऑफ अयोध्या टू भरत। ये दो वचन मांग लेती थी, किससे? दशरथ से। फिर श्री राम इस वचन का फॉलो करते हैं, इस वचन को ओबे करते करते हुए वनवास के लिए चले जाते हैं और अपना पूरा किंगडम भरत को सौंप देते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट है ये भी। और आपने महाभारत देख लिया, महाभारत में भी आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो एक द्रौपदी को वचन देते हैं कि वो उसके रूम में, उसके शयन कक्ष में, उसके बेडरूम में बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कोई भी उसका हस्बैंड, कोई भी पांडव में से इंटर नहीं होगा विदाउट हर परमिशन। बट अर्जुन एक सिचुएशन में उसके बेडरूम में एंटर हो जाता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ द द्रौपदी। तो जो ये प्रॉमिस का उल्लंघन करता था उसे 12 साल का वनवास करना पड़ता था, जो कि अर्जुन ने भी किया था। सो द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ये बाबा आदम के ज़माने से चलता आ रहा है, ये न्यू नहीं है। अगर उस टाइम में बाबा आदम के ज़माने में, मतलब त्रेता युग में, कोई भी प्रॉमिस का उल्लंघन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन या डिसओबीडियंस होता था तो वो राजा के पास जाते थे, जो कि एक किंगडम जो चलाता था, तो उसके जस्टिस दिलाने के लिए वो हेल्प करता था। लेकिन आज की डेट में जब हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर किसी चीज़ के साथ मैंने कमर्शियल ट्रांजेक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, अगर वो मुकर गया तो मेरा राइट क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए और मुझे भरपाई के तौर पे, जस्टिस के तौर पे क्या मिलेगा, हम ये कॉन्ट्रैक्ट में सीखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरल लॉ है जो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को अप्लीकेबल है। अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोले बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1872 में बनाया गया है इंडिया में। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होती है। देयर आर टू थिंग्स गोइंग टू हैपन इन द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, creation of right. Second, creation of duties. There should be at least two parties for a contract or a agreement, and both parties will create a right as well as duty. I will give the example. Suppose मेरे पास ये वाटर बॉटल है, अगर मुझे ये बी को बेचना है, किसको बेचना है? बी को। अगर मैं बी को बेचना चाहता हूं सपोज एट ₹10, तो मेरा राइट क्या है? मेरे पास 10 रुपए आएंगे और मेरी ड्यूटी क्या है? ये बोतल उसके पास जाएंगी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक इंसान का राइट भी क्रिएट हो रहा है, ड्यूटी भी क्रिएट हो रही है। अब बी की बात करते हैं। बी की ड्यूटी क्या है? मुझे 10 रुपए दे और बोतल ले। बोतल जब वो लेगा तो उसका राइट हो जाएगा आफ्टर गिविंग मी 10 रुपीज। सो द कॉन्ट्रैक्ट
is nothing but the creation of the duties as well as rights between the parties to the contract. अब जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो लॉ नहीं बताता है। वो कौन बताता है फिर? जब दो पार्टी मिलती है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है। लॉ बोलता है कि भाई देख, जब तू कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा, क्या जो तूने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो तूने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, क्या वो एज पर लॉ है, क्या वो लॉ के ऑल कंप्लायंस फुलफिल करता है, क्या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या वो फुलफिल करता है। अगर यस तो ही मैं उसे बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज मैं इसे नहीं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? सो कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिंपल पैरेलल्स, in ordinary meaning or in a dictionary meaning, is agreement. But as per Indian Contract Act 1872, agreement and contracts are different. Both are different. Like boy and girl, both are opposite. In the same way, in the same sense, agreement and contract are the different. अब हम चलो डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। The law of contract introduction. As a result of increasing the complexities of the business environment, innumerable contracts are entered into by parties in the usual course of carrying on their business. Contract is the most useful method of defining the rights and duties in the business transaction. जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिफाइन करती है कि भाई तेरा राइट क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, तेरी राइट क्या है। ये डिफाइन कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट इज वरी from person to person and party to party. Are you getting? This branch of law is a different from the other branches of law in a very important respect. It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. It contains number of limiting principles subject to which the party may create rights and duty for themselves. मैंने तुझे पहले एक चीज बताया, समझ ले। जो तूने राइट क्रिएट किया है, जो तूने ड्यूटी क्रिएट की है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉ सिर्फ वही प्रोटेक्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोतल का एग्जांपल दिया, बोतल देना मेरी ड्यूटी है, 10 रुपये लेना मेरा राइट है, बस ये दो ही चीज़ लॉ प्रोटेक्ट करेगा अगर आप कल कोर्ट के पास भी जाएंगे तो। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा सिंपली एग्रीमेंट। आर यू गेटिंग? आगे, इट कंटेन्स नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू दी parties may create the rights and duties for themselves. The Indian Contract Act 1872 codifies the legal principle that govern the contract. The act basically identifies the ingredients of the legally enforceable valid contract. Enforceable मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझ लो आप, कॉन्सेंट्रेट। इन्फोर्सिबल मतलब अगर किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया, किसी एक पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट किया तो दूसरी पार्टी का राइट होता है वो कोर्ट के पास केस फाइल कर सकता है। ही कैन स्यू फॉर डिफॉल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बी को प्रॉमिस किया बोतल डिलीवर करने का, तो मैंने 10 रुपये ले लिए लेकिन बोतल डिलीवर नहीं किया, तो बी कैन गो टू दी कोर्ट। वाई? बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल मतलब आप अपना राइट इन्फोर्स कर सकते हो किसी भी चीज को वसूल करने के लिए या रिकवर करने के लिए। इट इज नोन एज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इसका मतलब आपके पास राइट है कोर्ट के पास जाना, उसके अगेंस्ट में केस करना। इट इज नोन एज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड होना चाहिए एज पर लॉ, सिंपल इज दैट। हम पढ़ेंगे उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। The act basically, act मतलब law होता है। The act basically identifies the ingredients of the legally enforceable valid contract in addition to the dealing with the certain special types of contractual relationship like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi-contract and contingent contracts. All agreements are not studied under the Indian Contract Act. एक चीज समझ लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, एग्रीमेंट की बात नहीं होगी। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लो आप, इस लॉ के अंदर एग्रीमेंट का कोई वजूद नहीं है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट।
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाम से समझो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है, एग्रीमेंट की बात नहीं होने वाली है। As some of those are not contract, only those agreement which are enforceable by law or contracts। enforceable है तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा, अदरवाइज मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलने वाला हूं, ये चीज समझ लो। दिस इज, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म हम समझ लेते हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट्स। दो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बोलने की। पहला एग्रीमेंट, पहला क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट। दूसरा एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पहला क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ वही एग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल है उसे मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जांपल दो। देखो सिंपल सा एग्जांपल, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि टुडे एट 6 o'clock इवनिंग वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। आई प्रॉमिस्ड हर। ओके, मैंने प्रॉमिस किया मतलब वचन दिया। वचन दिया इसका मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस किया मतलब वचन दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ? क्या मेरी गर्लफ्रेंड कोर्ट के पास जाएंगी और बोलेंगी कि सुमित, मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे मूवी लेके जाएगा, लेकिन मुझे मूवी लेके नहीं गया। क्या आपको लगता है कि उसका ये राइट इन्फोर्सिबल है? लॉजिक लगाओ। नो। क्यों? भाई ये डोमेस्टिक मैटर है, ये घर की बात है। अगर हर चीज कोर्ट के पास हम लेके जाएंगे तो कोर्ट का तो कल्याण हो गया। हर चीज को इंटरटेन थोड़ी ना करेगा कोर्ट। वो खाली फोकर थोड़ी बैठा है, वेला थोड़ी बैठा है कि भाई आओ जाओ आओ जाओ, बस भंडारा थोड़ी गणपति का, आए राम गए राम। सो लॉ बोलता है कि जो लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है आप सिर्फ उसके लिए मेरे पास आओ, फालतू चीज लेके मत आओ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट को मैं कॉन्ट्रैक्ट कब बोलूंगा हम अभी पढ़ेंगे आगे। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच, प्लीज मेरे साथ अगर आप रिपीट करेंगे तो ये जाके आपके दिमाग में घुसेंगे और आप लिख पाएंगे एग्जाम में। कॉन्सेंट्रेट, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सर एज पर क्लॉज 2H of the Indian Contract Act, contract means an agreement enforceable by law. Simple. Section 2B defines promise. Section 2E defines the agreement. What is the meaning of agreement? Agreement मतलब वचन देना, promise देना। agreement मतलब वचन देना, promise देना। The term agreement given in section 2E of the act is defined as every promise and every set of promise, every promise and every set of promises forming the consideration for each other। तूने एक प्रॉमिस दिया या 10 प्रॉमिस दिया, सेट ऑफ प्रॉमिस, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? प्रॉमिस। आर यू गेटिंग? सो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस इज नोन एज एग्रीमेंट। एक और चीज है कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जब मैंने अपनी पानी और वाटर की बॉटल किसी को सेल किया, बी को, राइट, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको बोतल दूंगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे क्या देगा? 10 रुपीज। सो ये जो 10 रुपीज है ना, इट इज नॉन एज कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। भाई मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ मिलेगा ना? यस सर नो? इफ आई एम सेलिंग समथिंग देन आई विल गेट द मनी, दैट मनी इज नॉन एज कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। सो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस और कंसिडरेशन।
आर यू गेटिंग? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, दोनों चीज समझा क्या? अब तीसरे पे आते हैं। Section 2 clause B of define as promise as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted it will become a promise. नहीं समझा, छोड़ो, बाजू में रखो इसको, मेरे पास आओ। देख, जब मैंने बोतल, पानी का बोतल बेचने का प्रॉमिस किया और सामने वाली पार्टी ने मुझसे लेने का प्रॉमिस किया, यस सर, जब आप कुछ करने के लिए प्रॉमिस करते हो तो इट इज नॉन एज प्रपोजल। अरे भाई, मैंने तो प्रपोज किया, क्या तू मेरी पानी की बोतल परचेज करना चाहता है क्या? उसने बोला यस, इसका मतलब उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। सिंपल और नो? अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मैं इसे बोलूंगा प्रॉमिस। क्या बोलूंगा बेटा? प्रॉमिस। सर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ प्रपोजल ही रह गया। आर यू गेटिंग? तीनों लिंक है एक दूसरे से, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। अब चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ते में लड़की जा रही थी, एकदम क्यूट सी, सिंपल सी, साधारण लड़की थी। मैंने बोला उसको आई लव यू, एंड शी वी आर लुकिंग लाइक हु इज द मैड पर्सन। तो मैंने क्या किया, उस लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की को प्रपोज किया। अगर उस लड़की ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इट मीन्स इट विल बिकम अ प्रॉमिस, इट विल बिकम अ प्रॉमिस। सर प्रॉमिस कैसे? अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ध्यान दे, अगर तू कुछ करने के लिए किसको बोलता है और वो जिसको तूने बोला है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो इट इज नोन एज प्रॉमिस। आर यू गेटिंग? सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? जब तेरे पास राइट आ जाता है कोर्ट में केस करने के लिए तो इट इज नॉन एज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। देन आता है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज his assent thereto, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted become a promise. जब तूने किसी को कुछ करने के लिए बोला और जिसको तूने बोला उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे बोलूंगा मैं, उसे क्या बोलूंगा? प्रॉमिस। द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्जेस फ्रॉम द above definition. When the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal become a accepted. Accepted proposal will become a promise. Thus, we can say that agreement is the result of proposal made by one party to the other party, and the other party gives his acceptance thereof course of mutual consideration. अगर आपने किसी को कुछ करने के लिए बोला है, अगर जिसको आपने बोला है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब प्रॉमिस आपने कर दिया। यस और नो? इफ आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट ₹10,000 टू मिस्टर वाई एंड आई अप्रोच टू मिस्टर वाई दैट मिस्टर वाई आर यू विलिंग एंड आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज माई कार एट ₹10,000? इफ ही सेड यस सुमित, आई एम रेडी टू परचेज योर कार एट ₹10,000, it means that it is a promise. It is a promise. So agreement, agreement is equal to offer proposal plus acceptance. ऑब्वियस ही बात है, अरे तूने किसी को कुछ बोला, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब उसने मेरा प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसने मेरा प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया तो इट मीन्स अ एग्रीमेंट। Enforceability by law. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation. एक चीज समझ लो अभी आप, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब समझ लो। एग्रीमेंट हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ
बिजनेस में यूज नहीं करते, हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर हम ले मैन एज अ ऑर्डिनरी मैन की बात करें तो एग्रीमेंट इज अ रूटीन काइंड ऑफ word that we daily or frequently we use this word. However, there is a lot of difference between the contract and the agreement. So we'll tell you one thing. During a day, a one person can give a lot of promises to the another person. So it is known as agreement. अभी पढ़ा ना हमने, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि हम आज शाम को मूवी देखने चलने वाले हैं, क्या यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मेरा इंटेंशन था क्या? नहीं। सो हाउ कैन यू से दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? So can you go to the court of law saying that Mr. Punjabi, Mr. Sumit Punjabi is my boyfriend and he promised me for a movie, but subsequently he denied for the same? Can you go? The answer is no. Why? Because it is a social kind of agreement. Social agreement. It is known as social or domestic agreement. When promise is given for the social purpose without any intention to create legal obligation on the part of the parties, it is known as agreement. If we talk about the scope of the agreement in the contract, who is more wider, agreement or a contract? बड़ा कौन है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है कि एग्रीमेंट बड़ा है? एग्रीमेंट बड़ा है। क्यों? अरे मेरे भाई, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इन्फोर्सिएबल है, और एग्रीमेंट मतलब कोई भी एग्रीमेंट, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या आप हर एग्रीमेंट के लिए कोर्ट जा सकते हो क्या? इन केस ऑफ डिफॉल्ट द आंसर इज नो। बट आप कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट होता है क्या, कोर्ट जा सकते हो क्या? यस, यू कैन गो। So the agreement is a wider term than the contract. So can I say that all the agreement, all the contracts are agreement, all the contracts are agreement, but all the agreements are not the contract. All the contracts are agreement, but all the agreement are not the contract. Only because agreement is not enforceable by law and contract is enforceable by law. आर यू गेटिंग? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर उसके इसेंशियल एलिमेंट मीट होते हैं, मिलते हैं, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट मानने वाला हूं। अदरवाइज इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल कब होने वाला है आगे देखने वाले, हम उसे बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर अप्रोक्सीमेट 13 to 12 पॉइंट्स विच इज नॉन एज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो हम वो आज देखने वाले हैं। On elaborating the above two concepts, it is obvious that the contract comprises of the agreement, which comprises the agreement विच इज द प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब एक के बदले एक, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, इज नॉन एज रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सोल्ड यू अ कार एंड you give me the promise to purchase the car, means you are giving me promise in lieu of my promise. मेरे प्रॉमिस की जगह आप अपना प्रॉमिस दे रहे हो, इट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हाँ, मैं परचेस करने के लिए रेडी हूं, मैं 10,000 दूंगा। ऑन सेकेंड साइड, मैं कार बेचने के लिए रेडी हूं, लेकिन तू मुझे 10,000 रुपये जब देगा। मैंने प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस किया, इट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। That a promise is the acceptance of proposal giving a rise to the binding contract. What is a promise? Promise मतलब एग्रीमेंट होता है। अगर आपने मेरे प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल क्रिएट द बाइंडिंग रिलेशनशिप, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। Further, Section 2H requires the agreement to be worthy of being enforceable by law.
Before it is called a contract, where parties have made a binding contract, they create a rights and obligation between themselves. Both parties shall create the rights and obligation for themselves. Means one party suffer two things, a right as well as duty. Are you getting? And there must be a legal intention. There must be an intention to create a legal relationship, legal obligation between the two party. Whereas in the agreement, there is a no need to create any legal relationship और लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि एग्रीमेंट हम दिन में 50 बार इंटर होते हैं. एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस. तो इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रॉमिस के लिए तू कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट तो वैली बैठी नहीं है. आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल, A agree with B to sell a car for rupees 2 lakhs to B. Here A is under obligation to give a car to B. Yes or no? And B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs. And also B is under obligation to pay 2 lakhs to A. And A has right to receive 2 lakhs. So the law of contract deal with only such a legal obligation. There must be a legal obligation between the two parties. So the law will be enforceable. Otherwise it will not be a enforceable. Has resulted from the agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. For example, obligation to maintain wife and children, an order of the court, etc. This status obligation and out of the scope of the contract. It is known as agreement. Agreement कौन सा वाला agreement? Social और डोमेस्टिक एग्रीमेंट. सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट के बारे में हम कभी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस लॉ में बात करने वाले नहीं है. हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं, एग्रीमेंट की बात करने वाले नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट. मीनिंग, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. दोनों के लिए कंसिडरेशन होती है, दोनों प्रॉमिस करते हैं. इट इज नॉन एज एग्रीमेंट. दोनों प्रॉमिस देते हैं, ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, इट इज नॉन एज एग्रीमेंट. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट प्लस इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब यह होता है, अगर किसी पार्टी ने फ्यूचर में डिफॉल्ट किया, क्या तू कोर्ट के पास जा सकता है क्या? इफ यस, देन इट इज नोन एज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. अब ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे क्रिएट होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं. मीनिंग पढ़ ले, स्कोप. इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है. आर यू गेटिंग? एग्रीमेंट सोशल नेचर का भी हो सकता है, लीगल नेचर का भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नैरो टर्म. इट मीन्स दैट all the contracts are the agreement, but all the agreements are not the contracts. But all the agreements are not the contracts. It is used in a narrow sense with the specifications that contract is only legally enforceable by agreement. Legal obligation. It may not create legal obligation. May or may not be create. Agreement की जब बात करते हैं तो वो हो सकता है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, हो सकता है कि नहीं क्रिएट करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि दैट ही विल गिव दी अ गोल्डन रिंग ऑन द मैरिज एनिवर्सरी, बट सब्सिक्वेंटली ही डिनाइड. इट मीन्स दैट इट इज अ डोमेस्टिक agreement, so it is not enforceable because here the party, the husband, has no intention to create legal relationship or legal obligation between the two, so it is known as social agreement. However, a necessarily creates a legal obligation. A contract always grant a certain rights to every party. Nature, all the agreements are not contract, all contracts are the agreement. अब इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नॉर्मली एग्जाम में आता ही है इस क्वेश्चन, सो प्लीज फोकस. इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट दी कॉन्ट्रैक्ट. अब इन्फोर्सिबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है. मैं एग्रीमेंट एंटर तो कर लिया. एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, वचन. एक इंसान दूसरे इंसान को वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि वो एक फलाना ढिमकाना काम करेगा, और दूसरा बोलता है कि मैं फलाना ढिमकाना काम के लिए तुझे 10 रुपये
पे करूंगा। तो ये आपने प्रॉमिस तो कर लिया, बट इस प्रॉमिस को अगर किसी ने फ्यूचर में ब्रेक किया, उस पार्टी ने या इस पार्टी ने, किसी भी एक पार्टी ने, तो क्या तू कोर्ट के पास जा सकता है क्या? अगर इसका आंसर यस है तो इट इज नोन एज इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट, जो कि कानून लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है। सर अगर इन्फोर्सिएबल होगा तो क्या मिलेगा? अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है, जो तुझे लॉस हुआ है उसके प्रॉमिस तोड़ने से उसकी तुझे भरपाई मिलेगी। इट मीन्स दैट यू कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी हु इज एट इन द डिफॉल्ट, पार्टी हु इज इन द डिफॉल्ट। लेकिन अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना, उसकी ये कंडीशंस है। essential element of valid contract. An agreement can be called as a contract when all the essential element of the valid contract fulfills. भाई तूने प्रॉमिस किया, यस। तेरा इंटेंशन था क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर सेटिस्फाइंग द ऑल बिलो कंडीशन, then agreement can be called as enforceable. When the agreement is enforceable, it will become a contract. So we are going to discuss about the essential element of valid contract, essential element of valid contract as per section 10. Let's start. As given by section 10 of the Indian Contract Act, ये जो 6 चीज दिख रही है 1 to 6 on the left side, agreement, free consent, competency of the parties, lawful consideration, legal object, not expressly declared to be a void, ये चीज दिया हुआ है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में। और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इट इज नॉट गिवन अंडर दिस लॉ बट इट इज गिवन इन द अनदर लॉ। कोई और भी, जैसे इंडियन स्टैम्प एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें ये कंडीशन मेंशन की हुई है। कौन कौन सी है देखते हैं, हम पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में। देखो मेरे भाई, देख क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर, यदि, अगर, मगर, परंतु, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। भाई अगर तूने एग्रीमेंट किया है और तेरी इच्छा से हुआ है, पहली बात, ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तेरी कैपेसिटी थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। पहले तो तेरा फ्री कंसेंट था, सेकेंडली तेरी कैपेसिटी भी थी कॉन्ट्रैक्ट करने की। एंड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी तू लेन देन करता है, समथिंग इन रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, अगर वो लॉफुल है और उसका पर्पस भी लॉफुल है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अ वॉइड, और वो जो लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं है, मतलब गलत डिक्लेयर नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं क्या? essential element of valid contract. सेक्शन 10 प्लीज केयरफुली देखो, आराम से समझो, सोचो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल एग्रीमेंट्स आर अ कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद अ फ्री कंसेंट। हम डिटेल में देखने वाले हैं फ्री कंसेंट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, of the parties competent to a contract for lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be a void। हम ये देखने वाले हैं। Let's discuss each and every element in detail. Point number 1, there must be a 2 parties। अरे मेरे भाई एक बात बता, तूने किसी को प्रॉमिस किया तभी तो वो तुझे प्रॉमिस करेगा। अरे तू यार खुद से शादी कर सकता है क्या अकेले? तूने किसी को प्रॉमिस किया, वो प्रपोजल किया, प्रपोज दिया किसी लड़की को, तभी वो एक्सेप्ट करेगी। देयर मस्ट बी अ 2 पार्टी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। इफ आई वांट टू सेल माय बाइक टू अननोन पर्सन, देयर मस्ट बी अननोन पर्सन, यस और नो। क्या मैं खुद की बाइक खुद को बेच सकता हूँ? द आंसर इज नो। सो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज 2 पार्टीज, एटलीस्ट 2 पार्टीज। अगर एक पार्टी है तो सर क्या होगा? बेटा एक पार्टी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है, इट इज इम्पॉसिबल। सो देयर मस्ट बी अ 2 पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ, सिंपल पॉइंट है ये।
उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अरे मेरे लाल, एक बात बता, तूने किसी को प्रॉमिस किया और तेरा इंटेंशन ही नहीं है कुछ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो क्या ये इन्फोर्सिबल होना चाहिए क्या एग्रीमेंट? आंसर इज नो। अरे मेरे भाई, अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया गोल्डन रिंग गिफ्ट करने के लिए ऑन मैरिज एनिवर्सरी एंड सब्सिक्वेंटली द हस्बैंड डिनाइड, हियर वेदर द हस्बैंड हैज एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद द वाइफ। सर दोनों तो शादीशुदा है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। अरे फिर भी बेटा ये घर की बात है ना, घर में सुलझाओ ना। लॉ भी बोलता है घर की बात है, सोशल डोमेस्टिक मैटर है, तो इट इज अ एग्रीमेंट बट इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? कॉन्ट्रैक्ट कब बोलूंगा मैं एग्रीमेंट को? पहला, देयर मस्ट बी अ टू पार्टीज। सेकेंड, सेकेंड क्या हो रहा है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। भाई इंटेंशन तो क्रिएट करना चाहिए ना। अगर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू, तो मेरा इंटेंशन तो होना चाहिए। सर इंटेंशन दिखता है क्या? अरे मेरे लाल, तेरी खुद की इच्छा होनी चाहिए तभी तू बोलना चाहिए। आर यू गेटिंग? अगर तेरी इच्छा नहीं है तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इंटेंशन मस्ट बी देयर टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। There must be intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in the court of law. Hence, they do not result in the contract. Social domestic agreement नाम की चीज दुनिया में है बट लॉ में नहीं है बट लॉ में नहीं है. So if you are giving any promise to your wife, your girlfriend or anyone else, but you don't have any intention to create legal relationship, then it is not the contract and hence it is not enforceable by law. By law. Example, husband agrees to pay to his wife a certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him. Sued मतलब केस करना. सिविल लॉ में अगर आपको केस करना है तो sued मतलब केस करना होता है. Sued मतलब to file a case in the civil court. If someone break the promise, if someone breach the contract, you can sue the defaulting party. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in the case, wife could not recover as it was a social agreement and the party did not intend to create any legal relations. बालफोर वर्सेस बालफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. कैसा था, एक फलाना आदमी था और उसकी फलाना वाइफ थी जो एब्रॉड में घूमने गई थी. एब्रॉड में घूमने तो गई थी और हस्बैंड ने उसे जाने से पहले बोला था कि जाने बाहर you can go to the foreign tour. I will pay you maintenance of rupees $10,000 per month till you stay in the foreign. हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया. हस्बैंड ने प्रॉमिस किया. क्या हो सकता है क्या हस्बैंड का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का? द आंसर इज नो. क्यों? इट इज जस्ट अ प्रॉमिस. यस और नो? यस और नो? सर अगर ये रिटर्न में दिया होता तो और रजिस्टर किया होता तो इट विल कैन बी कॉल्ड एज अ लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रॉमिस किया था वाइफ को कि हाँ आई विल पे यू पर मंथ अ मेंटेनेंस टू यू टिल यू आर स्टेइंग इन द फॉरेन. बट सब्सिक्वेंटली हस्बैंड डिनाइड. आर यू गेटिंग? सो इट इज नॉन एज एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ बट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ. सो कितने पॉइंट हुए बेटा हमारे? पहला पॉइंट क्या था? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप. एंड थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद. देखो क्या होता है, मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, इसके भी अलावा 2-3 लॉ और है इंडिया में जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है. जो भी फॉलो करना पड़ता है फॉर्मेलिटीज, वो अदर लॉ में भी मेंशन किया हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो या खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है सब रजिस्ट्रार के पास, कलेक्टर ऑफिस के पास.
अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा बट इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक और भी लॉ है दुनिया में, एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट देर इज अ वन प्रोविजन गिवन. इट says that whosoever engaged into the dealing of buying or selling of immovable property of a value of exceeding 100 rupees, he or she must register that contract with the सब रजिस्ट्रार. मतलब रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अगर लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए के ऊपर है तो. ये फॉर्मेलिटी कहाँ लिखी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ये लिखी हुई है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में. इसका मतलब अगर वो फॉर्मेलिटी आपने फुलफिल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगा जब तक आप वो फॉर्मेलिटी को आप पूरा ना कर दें. तो मतलब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फुलफिल करना ही है, प्लस अदर फॉर्मेलिटी भी फुलफिल करना है. एक और चीज़ है, आपने कभी स्टैम्प सुना है? स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते बेचते हो, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है. अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. आर यू गेटिंग? अगर आपने कोई फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं किया जो अदर लॉ में दिया हुआ है अदर देन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन इट इज known as just an agreement and it will not be enforceable. 3 पॉइंट हुए. पहला, देर मस्ट बी टू पार्टीज, लीगल ऑब्लिगेशन, एंड थर्ड अदर फॉर्मेलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होता है समझो. मेरा तेल का बिजनेस है, तेल ऑयल, ओके. अब एक फलाना आदमी आया, उसने बोला कि भाई साहब मुझे 50 लीटर ऑयल चाहिए, 50 लीटर ऑयल चाहिए. तो मैंने बोला ठीक है 1 लाख रुपए लगेंगे. तो उसने बोला यस ठीक है, ये 1 लाख रुपए एडवांस, आप तेल बांध के रखो मैं आता हूँ, ठीक है. लेकिन मेरा जो ऑयल का बिजनेस है, मैं 3 प्रकार के ऑयल सेल करता हूँ. पहला ईडेबल ऑयल, फिर उसके बाद हेयर ऑयल, उसके बाद चमेली का तेल, चमेली का ऑयल. मेरे पास 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं. वो बंदा बोल के गया कि मुझे सिर्फ 50 लीटर ऑयल चाहिए. तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास बफर स्टॉक था चमेली के तेल की, चमेली के ऑयल की 50 लीटर. तो मैंने 50 लीटर उसके हाथ में दे दिया, 50 लीटर उसके हाथ में दे दिया. फिर वो दूसरे दिन आया, बोला भाई साहब आपने मुझे चमेली का तेल क्यों दिया है? मुझे तो ईडेबल ऑयल चाहिए था, पकोड़े बनाने का ऑयल चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया? तो एक बात बताओ, गलती किसकी है, मेरी की उसकी? क्या उसने मुझे बोला क्या कि मुझे पकोड़े बनाने हैं? क्या उसने मुझे बोला क्या कि ईडेबल ऑयल चाहिए? नो. वाई? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं था ना भाई. तो क्या कल वो जाके कोर्ट के पास गया, उसने कोर्ट में बोला कि सुमित भाई ने मुझे ईडेबल ऑयल की जगह चमेली को ऑयल दे दिया, अब मैं पकोड़े कैसे खाऊं? तो कोर्ट क्या बोलेगा, अबे मामू है क्या तू? तूने सुमित को बोला क्या कि मुझे पकोड़े के लिए ऑयल चाहिए? तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो बोला ही नहीं. तो सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है. इसका ये मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ए सर्टन with the meaning. Each and every description should be given with respect to the quality, quantity, types of product, price, nature of contract, and nature of product. Then only you can say it is a valid contract. There must be there must be two parties, legal obligation, other formalities, certainty in meaning, possibility of performance of the agreements. Possibility of performance of the agreement. एक बात बता, अब एक बंदा था रास्ते में जा रहा था, तो मैंने उसको बोला देख बीर भाई तुम मुझे 10,000 रुपये दे, मैं तुझे हवा में उड़ के बताता हूँ, हवा में उड़ के बताता हूँ हवा में. इज इट पॉसिबल? नो. क्यों भाई साहब? तू इम्पॉसिबल चीज़ करने के लिए बोल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हवा में कैसे उड़ेगा? सर एक काम करो ना, हवाई जहाज में उड़ो ना. अबे नानी के, हवा में उड़ना और जहाज में उड़ना अलग अलग है ना. आर यू गेटिंग? सो आपने अगर कुछ ऐसी चीज़ करने का प्रॉमिस दिया जो कि
इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। परफॉर्म करना क्या है? इम्पॉसिबल। परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में आप यू कैनॉट से कि इट इज अ valid contract. So that in a simple term, an agreement must be a with respect to a things which is possible. Impossible चीज करना और एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, इट जस्ट द एग्रीमेंट। इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। लॉ भी तो बोलेगा ना भाई, अभी कल जाके टूट के गया, सुमित ने मुझे प्रॉमिस किया हवा में उड़ने का, तो जज क्या बोलेगा? हवा में कैसे उड़ेगा तुम? स्पाइडरमैन है क्या? सुपरमैन है, लाल चड्डी पहन के तू हवा में उड़ेगा? इज इट पॉसिबल? सो नो। सो इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ऑफर एन एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। अगर तूने किसको ऑफर नहीं किया, प्रपोज ही नहीं किया, तो कोई तेरे से शादी कैसे करेगा मेरे भाई? अरे मैंने तुझे प्रपोज किया कि तू मेरी पानी की बोतल खरीदेगा का 10 रुपए की, तभी तो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेंगी ना। सो देयर मस्ट बी अ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अ एग्रीमेंट, देन ओनली इट कैन बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? पहला पॉइंट क्या था बेटा? देयर मस्ट बी टू पार्टीज, लीगल ऑब्लिगेशन, अदर फॉर्मेलिटीज, अदर फॉर्मेलिटीज। उसके बाद परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद सर्टनटी इन मीनिंग, सर्टनटी इन मीनिंग, कोई वैग प्रॉमिस नहीं करना है, सर्टन होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट। ऑफर मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन गिव्स द अनदर पर्सन अ प्रपोजल with a view to obtain the acceptance from the other, it is known as offer. ऑफर का मतलब क्या होता है समझ लो। when one person give a proposal to the another with a view to obtain the assent of that other person on that proposal, it is known as offer. ऑफर और प्रपोजल एक ही है। जो ऑफर करता है उसे बोलते हैं ऑफरर, ऑफर जो करता है। प्रपोजल और ऑफर एक ही है। जो प्रपोजल देता है या प्रपोज करता है उसे बोलते हैं प्रपोजर, और जिसको करता है प्रपोज उसे बोलते हैं प्रपोजिंग और ऑफरिंग। एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देर आर टू थिंग्स इन फ्री कंसेंट, एक तो कंसेंट और एक होता है फ्री कंसेंट। सर फ्री मतलब मुफ्त वाला? नहीं बेटा, यहाँ पे मुफ्त वाला कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट मतलब जब तेरी इच्छा के तहत, तेरी इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर विलिंगनेस, अकॉर्डिंग टू योर विश, डिजायर, यू आर डूइंग समथिंग, इट इज नोन एज कंसेंट। इट इज नोन एज कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपने प्रेम चोपड़ा की मूवी देखी है, उसमें प्रेम चोपड़ा अपनी लड़की की शादी एक फलाने इंसान के साथ करता है, लेकिन हीरोइन चाहती है कि वो अपने जानू के साथ शादी करे, लेकिन प्रेम चोपड़ा चाहता है कि नहीं, वो फलाने इंसान के साथ शादी करे। तो वो जबरदस्ती उसकी शादी एक फलाने आदमी के साथ कराता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला है प्रेम चोपड़ा की लड़की के साथ, मीन्स डॉटर के साथ, और फलाने आदमी के साथ, ये फ्री कंसेंट है क्या? नहीं, मैंने उसे फोर्स किया क्योंकि मेरी बेटी है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, तो तेरा कंसेंट, यहाँ पे लड़की का कंसेंट फ्री नहीं है, जबरदस्ती उसे मैंने करवाया है। हो सकता है ना, जैसे एक्सटॉर्शन होता है। अभी डॉन आया कोई, यहाँ पे घोड़ा रखा, सुमित भाई आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो, नहीं तो मैं आपको टपका दूंगा। तो यहाँ पे उसने मेरा जो कंसेंट लिया वो फ्री था क्या? नहीं, उसने ज़बरदस्ती किया। यहाँ पे बंदूक रखी, उसने बोला अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो यहाँ पे मेरी इच्छा थी क्या अपनी प्रॉपर्टी उसे सेल करने की? नहीं। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होना चाहिए क्या? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होना चाहिए क्या? आंसर इज नो। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सिबल ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज caused by free consent of the parties. Are you getting? Forcefully आप किसके साथ शादी भी नहीं कर सकती हो until unless she is ready for you. Once she is ready for you and she accept your proposal,
without any compulsion, without any force, then it is known as free consent. Let's discuss this point in detail. इस पॉइंट पे भी पूरा चैप्टर है आपका आगे। फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होता है समझ लो, जब दोनों का माइंड एक जगह होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, जब दो लोग एक ही चीज को एक ही तरीके से सोचते हैं और करते हैं, इट इज नॉन एज फ्री कंसेंट, इट इज नॉन एज कंसेंट, इट इज नॉन एज कंसेंट। आर यू गेटिंग? व्हेन a two person do the same thing in the same sense in the same time, it is known as consent. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This can also be understood as identity of minds in understanding the terms via consensus ad Adam. This is a legal terminology, consensus ad Adam, consensus ad Adam. It means identity of mind, means meeting of two minds, understanding of two people, understanding of two people. Further such consent must be free. Free होना चाहिए सर। फ्री मतलब मुफ्त नहीं बेटा, मुफ्त मतलब विदाउट एनी कंपल्शन। कंसेंट कैसा होना चाहिए? विदाउट एनी कंपल्शन। अ कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन। कोर्शन मतलब किसी को धमकी देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, जब जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो इसी को नॉन अंडर इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड कर लिया, फिर आपकी प्रॉपर्टी ले लिया, या मिसरिप्रेजेंटेशन, कुछ गलत आपको बोल के या कुछ कहे कि हम डिटेल में पढ़ने वाले, आपसे कुछ करवा दिया। द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड। वाइडेबल मतलब हम पढ़ेंगे आगे। वाइडेबल मतलब अदर पार्टी के पास ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, तो इट इज नोन एज वाइडेबल। जब दो पार्टी इंटर होती है कॉन्ट्रैक्ट में और एक पार्टी के पास राइट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, तो इट इज नोन एज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी सिचुएशन कौन कौन सी आती है हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो ये बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं आज। सो अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। आर यू गेटिंग? सो कितने पॉइंट हुए बेटा? पहला पॉइंट क्या था? टू पार्टीज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, लीगल ऑब्लिगेशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद फ्री कंसेंट, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए थ्रेटन टू शुड बी इफ ही बी डज नॉट लेंड हिम अ 2000 rupees 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion and hence voidable at the option of the B. अब देखो, A ने B के सर पे बंदूक रखी और बोला कि तू मुझे 2000 रुपये लैंड कर, उधारी दे, अगर नहीं दिया तो मैं तुझे बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो यहाँ पे जो B है उसका कंसेंट कैसा है? कोर्शन में है। कोर्शन मतलब जबरदस्ती, थ्रेटन, धमकी देना। तो यहाँ पे उसकी इच्छा थी क्या 2000 रुपये किसको लैंड करना? आंसर इज नो, बट स्टिल वो दे देगा। आर यू गेटिंग? अब 2000 देने के बाद बी क्या कर सकता है? बी के पास दो ऑप्शन है। पहला, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, जो वॉइडेबल था उसको वैलिड कर ले। इसका मतलब उसको 2000 रुपये दे दे और उसको बोले कि मुझे कल परसों दे देना। या फिर वो कोर्ट के पास चले जाए कि सुमित पंजाबी ने जबरदस्ती करके मेरे पैसे ले लिए अंडर कोर्शन बाय शोइंग मी द गन। इसका मतलब जब सेकेंड सिचुएशन में तू जाता है कोर्ट के पास, देन इट इज नोन एज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। अदर पार्टी मीन्स एग्रीव्ड पार्टी, इन दैट केस इज अ बी। एंड थर्ड, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी क्या होती है? अब कैसा होता है, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। देयर आर सम पर्सन टू whom the rights to enter into contract has been given by law. So understand the capacity of the parties. For example, अभी 8 साल का बच्चा है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? अरे यार वो माइनर है, एक बच्चा है, वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है? उसे कुछ समझता नहीं, वो कर क्या रहा है। आर यू गेटिंग? सो हाउ कैन ही इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? सो ही इज नॉट कैपेबल इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? यस। So it is known as capacity of the contract. So let's discuss in detail. Capacity to contract means the legal ability of person to enter into a valid contract. कि अगर आपकी वैलिडिटी क्या, वैलिड
आपके पास लीगल वैलिडिटी है क्या कॉन्ट्रैक्ट करने की, देन यू कैन कॉल्ड एज अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी. Section 11 of the Indian Contract Act specify every person that every person is a competent to contract. हर कोई competent है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, unless, are you getting, who is the age of majority according to the law to which he is subject. मैं तुझे बोलूंगा कि हाँ तू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट. पहली कंडीशन क्या है, क्या तू मेजर है. सर मेजर इंडियन आर्मी का, नो बेटा. मेजर मतलब क्या तूने 18 साल क्रॉस किया है एज का, यस पहली बात. दूसरा क्या साउंड माइंड है तू. साउंड माइंड मतलब अ पर्सन हु कैन फॉर्म द जजमेंट, अ रैशनल जजमेंट with respect to the matter for which he is entering into the contract. It means that he is aware about the content of the contract and its consequences. Then it is known as sound mind. Sound mind का contrary रहता है, अपोजिट है अनसाउंड माइंड. अनसाउंड मतलब पागल. आर यू गेटिंग, मतलब पागल इंसान जो मेंटली स्टेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है. पहला मेजर होना चाहिए, सेकंड साउंड माइंड होना चाहिए, थर्ड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. अगर लॉ ने बोल दिया कि तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी 3-4 सिचुएशन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे. लॉ कभी कभी बोल देता है कि भाई तू सुमित पंजाबी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ था, मैंने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया था. अब मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने बैंक को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है. तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था जब लोन लिया था 10 करोड़ का, अब मैंने हाथ ऊपर कर दिया और मैं कोर्ट के पास चला गया कि मेरा दिवाला निकल गया, आई कांट रीपे द मनी बिकॉज आई डोंट हैव. इन दैट केस द कोर्ट विल डिक्लेयर मी एज अ इंसॉल्वेंट. once I have been declared as an insolvent, I cannot enter into the contract for the future time. Are you getting? So sometime what happen, the court can grant you the prohibition that you cannot enter into the contract for particular period of time. So a person is said to be a competent to contract when he is of age of majority, means who has crossed the 18 years. 18 year cross होना चाहिए. Second, who is of sound mind and who is not disqualified by law. 3 सिचुएशन है. सेकेंड देखो नीचे सब डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लेंगे तो. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है बेटा, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. अगर कंसिडरेशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है बेटा. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, एक चीज के बदले दूसरी चीज. अगर एक चीज के बदले दूसरी चीज मिल रही है देन इट इज नॉन एज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. क्योड प्रो क्यो लीगल टर्मिनोलॉजी है, क्योड प्रो क्यो. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट बी अ लॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट बी अ लॉफुल. इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने ए को बोला, ए मिस्टर ए कि अपनी बिल्डिंग मुझे सेल कर दे, अपनी बिल्डिंग मुझे सेल कर दे और मैं तुझे अफीम चरस दूंगा. अफीम चरस मतलब ड्रग्स. तो यहाँ पे वो तो मुझे बिल्डिंग दे रहा है कंसिडरेशन में, और मैं क्या दे रहा हूँ उसे कंसिडरेशन में, ड्रग्स. क्या ड्रग्स सप्लाई करना, अफीम सप्लाई करना या कुछ भी इलीगल चीज सप्लाई करना सही है क्या, एज पर लॉ है क्या? द आंसर इज नो. सो हियर द पर्पस, the consideration is a unlawful, so the agreement cannot be called as contract. So if you want to call the agreement as a contract, the consideration must be a lawful. Are you getting? Second, lawful consideration and the object. ऑब्जेक्ट जो भी रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बिल्डिंग, अपनी जगह, अपना घर आपको रेंट पे दिया and you told me that you will use that property for the prostitution, and prostitution in India is illegal. So here the purpose, the object of the contract is illegal, hence the contract would be a void, means it will not be a valid. Are you getting? लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, उसके पास फ्री कंसेंट होना चाहिए, सर्टेनिटी इन मीनिंग होनी चाहिए. आर यू गेटिंग?
नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी अ वॉइड। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अ वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, अब लॉ क्या बोलता है कि अगर तूने माइनर के साथ या किसी बच्चे के साथ जिसकी एज 18 क्रॉस नहीं हुई है उसके साथ तुझे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलूंगा, वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। A void contract is that contract which is not enforceable in the court of law. It means that you cannot take the action against the defaulting party. तो लॉ ने पहले बोल दिया है कि भाई तू इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाइड है। और सेकेंडली, अभी तूने मैजिक हवा में उड़ने का प्रॉमिस किया फलाने आदमी को, और फलाने आदमी ने तो उस पर विश्वास करके पैसे दे दिया, क्या फिर वो फलाना आदमी कोर्ट में जा सकता है इन केस ऑफ माई डिफॉल्ट? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लॉ ने बोला हुआ है कि अगर तू ऐसी कोई भी चीज करता है जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो वो इन्फोर्सिबल नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज अ वाइड। वाइड मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन इन्फोर्सिबल मीन्स यू कैनॉट टेक द लीगल एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। आर यू गेटिंग? So it's all about the essential element of valid contract. So let's understand the types of contract. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए और बहुत इजी है। एग्जाम में तो मोस्टली आता नहीं है, अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत यू कैन से इजी टॉपिक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। देखो इसमें कैटेगरीज की हुई है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी में बाइफर्केट किया गया है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। देखो वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम सबसे पहले देती है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। तो इसके टोटल कितने टाइप से बेटा? 5। 1 2 3 4 5। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जो हमने अभी सेक्शन 10 पढ़ा ना ऊपर, क्या बेटा? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, अगर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्रेजेंट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब when all the essential element of valid contracts are present in the agreement, when all the essential element of valid contracts are present in the agreement, that agreement is known as valid contract. Valid contract. Are you getting? An agreement which is binding and enforceable is called as valid contract. It contains all the essential element of valid contract. Section 10. Are you getting? Void contract. वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके डिफॉल्ट के टाइम आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आर यू गेटिंग? क्यों ऐसा? क्योंकि इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्योंकि इसमें भैया इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, so agreement which is not enforceable in the court of law, it is known as void contract. A contract which cease to be enforceable by law become a void when it is ceased to be enforceable. Thus void contract is one which cannot be enforced by court of law. Void contract, void agreement, दो चीज होती है, void contract and void agreement. void agreement मतलब जब इसेंशियल एलिमेंट अप्लीकेबल या अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं है, तो उस एग्रीमेंट को मैं बोलूँगा वॉइड एग्रीमेंट। अगर उसी एग्रीमेंट में ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 के, तो मैं इसे बोलूँगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कैसे? समझो, देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट all the essential elements were present, but subsequently something happened, it makes void, it makes impossible. For example, देखो क्या था, मैं एक बंदे के पास गया जो कि उसका
किराने के शॉप था, प्रोविजन था। ही वॉज अ व्हीट मर्चेंट, गेहूं का व्यापारी था। मैं गया, मैंने बोला भाई साहब मुझे यूएस की गेहूं चाहिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने बोला कितनी चाहिए? मैंने बोला 1 टन, 1 टन चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, आई कैन डिलीवर यू 1 टन ऑफ द यूएस क्वालिटी व्हीट एट ₹100 पर केजी। तो मैंने 1 टन का ऑर्डर दे दिया। एंड ही टोल्ड मी दैट ही विल डिलीवर द क्वांटिटी ऑफ द व्हीट दैट इज 1 टन विद इन 3 days। आर यू गेटिंग? यस। अब क्या था, जब उसका शिप आ रहा था इंडिया, जिसमें व्हीट भर के आ रहा था, वो शिप पानी में डूब गया, एक्सपोज्ड हो गया। उस सिचुएशन में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, वो वैलिड था, वैलिड था ना, ऑल इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट थे, मेरा लीगल ऑब्लिगेशन था, 2 पार्टीज थी, फॉर्मेलिटीज फुलफिल किया, ऑब्जेक्टिव लीगल था, पर्पस लीगल था, कंसिडरेशन भी लीगल थी। बट क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद जब परफॉर्मेंस की बात आई, तो वो जो व्हीट आने वाला था वो पूरा पानी में डूब गया। तो एक बात बताओ, क्या वो इंसान मुझे व्हीट डिलीवर कर पाएगा अभी? नो। क्यों? इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज हियर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम evaporated in the water. So how he can deliver the wheat to me? Because subject matter is no more ना, बचा ही नहीं ना, गेहूं पूरा निकल गया नदी में, समुद्र में, सी में। So how can he deliver? So this contract is known as void contract। पहले वैलिड था, फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो void बन गया, उसे हम बोलते हैं void contract। देखो, मिस्टर एक्स एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर। आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट, एयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुझे बोला कि तू मुझे बुक लिख के दे, तू मर गया, तो क्या तेरा भाई लिख के देगा मुझे? नो, बिकॉज बुक लिखने वाला तू ही एक्सपर्ट था, तो हियर द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। सो जब मैं एंटर हुआ तो वैलिड था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो इट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वाइड। उसके बाद आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी के पास राइट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने का, इट इज नॉन एज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कब हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जोर जबरदस्ती करके तेरे ऊपर बंदूक रख के धमकी दिया, मैंने बोला कि भाई अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग मुझे सेल कर 10 रुपए में। तूने कोर्शन में आके जबरदस्ती, फोर्सफुली आके मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दिया 10 रुपए में। ऐसा नो। अब इस सिचुएशन में जब मैंने तुझे कंपल्सरी और फोर्सफुली तेरा कंसेंट ऑब्टेन किया, तेरे पास राइट आ जाता है कि जब तूने मुझे प्रॉपर्टी सेल किया, तेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 राइट है। पहला, जो मैंने ऑफर किया तूने एक्सेप्ट कर लिया, 10 रुपये में चुपचाप बैठा है घर पे, नो प्रॉब्लम, यू आर डूइंग नथिंग, यू सेड यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दूसरा ऑप्शन है, यू आर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ बाय सेइंग दैट मिस्टर पंजाबी हैज डिड दिस रॉन्ग थिंग विद मी। सो व्हेन द एग्रीव्ड पर्सन हैज द ऑप्शन टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। कंटिन्यू कब करेगा? जब वो घर पे बैठे रहेगा, कुछ करेगा नहीं। और रिजेक्ट कब करेगा? जब वो कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में बोलेगा कि सुमित ने मेरे साथ गलत किया, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? सुमित को उठाएगा, सुमित से डैमेजेस लेगा, उसके अगेंस्ट केस फाइल होगा। आर यू गेटिंग? सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल व्हेन द पार्टी हैज ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, इज नोन इज वॉइडेबल। विल सी इन द डिटेल। ये तो एकदम जनरल मीनिंग मैंने बताया, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपको उसी तरह लिखना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, आप अगर आप सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एक एक चीज़ डिटेल में लिखना है। सो मेक श्योर कि आपको हर चीज़, हर कंटेंट अच्छे से याद हो। जो भी वर्डिंग यूज़ हो रही है, जहाँ पे भी वर्डिंग यूज़ हो रही है, तो उसको प्रॉपरली आप यूज़ करो। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
क्योंकि मीनिंग पूरी अल्टीमेटली चेंज होने वाली है. सो मेक श्योर कि यू शुड नॉट चेंज एनी कंटेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक और anything else whatever is there. You should have to write the same thing as much as possible. Are you getting? Understand? Voidable contract section 2I defines the term agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto. Enforceable है but पार्टी के ऑप्शन पर, but not at the option of the other or other is a voidable contract. So इसका मतलब क्या? मैं आपको बताता हूं. देख, मैंने तेरी प्रॉपर्टी तेरे से जबरदस्ती लिया और तूने उसे एक्सेप्ट कर लिया. बोला ठीक है यार मैं एक्सेप्ट कर देता हूं. तो एक्सेप्ट करने वाला कौन होना चाहिए? जिसकी प्रॉपर्टी है, मतलब तू. अगर प्रॉपर्टी जेड की है जो कि मेरा बेटा है, जो कि मेरा बेटा है, आर यू गेटिंग? ही कैनॉट से कि उसे रिजेक्ट करना है. आर यू गेटिंग? ही कैनॉट से उसे रिजेक्ट करना है. तो रिजेक्ट वही कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ, मतलब कि मैं. और कोई रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. इट मीन्स दैट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट दी ऑप्शन, मेरा ऑप्शन है. अगर मैं चाहूं तो उसे इन्फोर्सिबल बना सकता हूं. इसका मतलब मैं उसे बोल सकता हूँ जा ठीक है ले ले, मतलब ये इन्फोर्सिबल हो गई. या फिर मैं कोर्ट के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी इच्छा के बिना ये काम हुआ है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी एंड अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन मेरा होना चाहिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी नहीं है. थर्ड पार्टी नहीं, सिर्फ मैं कर रहा हूँ. दिस इज फैक्ट मीन्स दैट वन ऑफ द party to the agreement is in opposition, is a position or legally entitled or authorized to avoid the performing his part, then the agreement is treated and become a voidable. जब तू अवॉइड कर सकता है, अवॉइड कर या एक्सेप्ट कर. अगर अवॉइड कर रहा है तो वॉइडेबल है, एक्सेप्ट कर रहा है तो इन्फोर्सिबल है. आर यू गेटिंग? Such right might arise from the fact that the contract may have been brought about one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other party has the right to treat as a void contract. Are you getting? तो समझ में आया आपको void और voidable contract क्या होता है? void contract मतलब which is not enforceable at the court of law, जो कि enforceable ही नहीं है, तू जा ही नहीं सकता कोर्ट void contract में. लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि उसे इन्फोर्सिबल बना या ना बना. दो ऑप्शन है. वॉइडेबल तो भैया तू कर ही नहीं सकता इन्फोर्स, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स कर ही नहीं सकता क्योंकि लॉ ने बोला हुआ है कि यू कैन नॉट इन्फोर्स. एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यू कैन इन्फोर्स एट योर ओन डिस्क्रिशन, एट योर ओन डिजायर एंड विश. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड voidable contract? Meaning a void contract, a contract cease to be enforceable by law become a void when it is cease to be enforceable. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other is known as voidable contract. void contract जब मैं एंटर हुआ तो ये लीगली इन्फोर्सिबल था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस हुआ, मैं उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता. क्यों? सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा. लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है. अब फ्रॉड के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू या जोर जबरदस्ती से अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया है तो उस पार्टी को जिसको आपने इंटर करवाया कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती, उसके पास ऑप्शन आ जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर. आर यू गेटिंग? सेकेंड, कॉज. A contract become void due to the change in law or change in circumstances beyond the contemplation of the parties. A contract become a voidable contract if the consent of the party was not free. यहाँ पे consent पार्टी का free नहीं था. Third, performance. void contract performance impossible है, लेकिन voidable contract में performance possible है. A contract cannot be performed if the aggrieved party does not within the reasonable time exercise his right to avoid the contract
Any party can sue the other for claiming the performance of the contract. Right. A void contract does not grant any right to a party. The party whose consent was not free has a right to rescind the contract. Are you getting? समझो. Right. A void contract does not grant any right to a party. आपके पास राइट ही नहीं है. देखो क्या होता है, जब गेहूं का मैंने एग्जांपल दिया था, जब व्हीट आने वाला था यूएस से, तो क्या आप उससे कंपेंसेशन ले सकते हो क्या कि तूने मुझे प्रॉमिस किया अब तू परफॉर्म करेगा ही? आंसर इज नो. क्यों? उसने जानबूझ के अपना माल डुबाया क्या पानी में? नो. तो यू कैनॉट आस्क द कंपेंसेशन, यू कैनॉट आस्क द डैमेजेस, यू डोंट हैव राइट, बिकॉज ये जेन्युइन रीजन है कि उसका माल पानी में डूब गया, तो ही कैनॉट डिलीवर. ऑन अदर हैंड, अगर मैंने जोर जबरदस्ती करके तुझसे कुछ प्रॉपर्टी लिया है और मुझे लॉस हुआ, तो मैं अपना लॉस और डैमेजेस और कंपेंसेशन तुझसे रिकवर कर सकता हूं क्योंकि तूने मेरे से जबरदस्ती किया था. यहां पे आपका राइट आ जाता है. सो यू कैन कॉल फॉर डैमेजेस, मीन्स कंपेंसेशन, बट इन केस ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट कॉल फॉर दी डैमेजेस और कंपेंसेशन. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल मतलब जिसका पर्पस ही इलीगल है, जो पर्पस फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, इट इज नोन एज इलीगल एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, टू लैंड अ प्रॉपर्टी फॉर इलीगल पर्पस लाइक स्मगलिंग, prostitution, etc. This agreement is known as this contract is known as illegal contract. Are you getting? Illegal agreement भी बोलते हैं इसे. अब दो चीज आपके दिमाग में आ सकती है, इलीगल और वाइड. क्या वाइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है? हाँ, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल था बाय कोर्ट ऑफ लॉ. क्या इलीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होगा? सोचो, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको इलीगल पर्पस स्मगलिंग करने के लिए दिया, आपने बोला कि आई विल पे यू 10,000 रुपीज रेंट पर मंथ एंड यू डिनाइड सब्सिक्वेंटली. फिर मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैंने बोलूंगा इसको कोर्ट के किसने स्मगलिंग के लिए मैंने इसको अपना प्रॉपर्टी लैंड किया था, अभी पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई साहब तू भी अंदर चल, इसको भी अंदर ले लो. यस और नो? So illegal contract agreement is not enforceable at the court of law, but void contract at the time of entering into the contract can be enforceable in the court of law, but subsequently something happened, it could not be enforceable. So can I say that all the illegal agreements are void, but all the void agreements are not illegal? I give the example. आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन लॉ मना करता है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु इज नॉट दी हु हैज नॉट क्रॉस द एज ऑफ 18 ईयर्स, मीन्स कैपेसिटी टू पार्टी, सेक्शन 11, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या ये इलीगल है क्या? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. ऑन कॉन्ट्ररी, जब आप इलीगल एग्रीमेंट करते हो तो वो वाइड होता ही है और अनइन्फोर्सिबल होता है, मतलब इन्फोर्सिबल नहीं होता है. उसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है, कोर्ट आपको अंदर भी कर सकता है, लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अंदर नहीं कर सकता है. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. कॉन्ट्रैक्ट इज देखो क्या है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. द court will not enforce such a contract but also connected contracts. All illegal agreements are void, but all the void agreements are not necessarily illegal. Contract example, contract that is immoral or opposed to a public policy are illegal in a nature. Similarly, if R agree with the S to purchase brown sugar, it is a illegal agreement. Are you getting? The Indian Contract Act, according to section 2G of the Indian Contract Act, agreement not enforceable by law is a void. The act specifies the various factors due to which the agreement may be considered as a void agreement. कब? जब essential element present नहीं होगा तब उस agreement को मैं बोलूँगा void agreement और void contract. Are you getting? और void contract.
The act specifies the various factors due to which the agreement may be considered as a void agreement. One of these factors is unlawfulness of the object in consideration of the contract. That is illegality of the contract, which make it a void. The illegal or void agreement differ from each other in the following respect. Let us understand the difference between the void agreement and illegal agreement. Void agreement and illegal agreement. Scope. Void agreement is not necessarily illegal. Void agreement is not necessarily illegal. Void agreement. Example, a contract with the minor. Contract with the minor. It is a void agreement, but it is not the illegal. Illegal agreement. An illegal agreement is always void. अगर void है तो you cannot enforce in the court of law. Nature. Not forbidden by law. Forbidden under the law. Punishment. अगर आप void contract करते हो तो इट इज़ नॉट पनिशेबल ऑफेंस, आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है. लेकिन इलीगल एग्रीमेंट करते हो देन इट इज़ अ पनिशेबल. इट इज़ अ पनिशेबल. और अच्छा दो इलीगल पनिशमेंट. कोलेटरल एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए. अब क्या होता है जब वाइड एग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने सी को 10 लाख रुपए लैंड करने का प्रॉमिस किया. उसने बोला सुमित यार मुझे अपनी शॉप खोलनी है, मुझे 10 लाख रुपए का आप लोन दो, 10 लाख रुपए का आप मुझे लोन दिला के दो किसी भी इंसान से, किसी भी बैंक से. तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो 10 लाख रुपए दिलाने का प्रॉमिस करता हूँ. आर यू गेटिंग? जब मैं उसे 10 लाख रुपए देने वाला हूँ, 10 लाख रुपए देने वाला हूँ, तो क्या होता है, मैंने ये जो 10 लाख रुपए लिए, ये मैंने किसी फलाने इंसान जिसका नाम मिस्टर रमेश था उससे लिया, और वो रमेश माइनर था, उसकी एज 16 साल थी. कितनी थी बेटा? 16 साल. उसने मुझे 10 लाख रुपए दिया और मैंने ये 10 लाख रुपए उठा के मेरे दोस्त जेड को दिया. मैंने बोला ले भाई अपना बिजनेस शुरू कर. अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए. सर 2 कैसे? मेरा और रमेश का जो कि माइनर था, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मेरा और जेड का, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. आर यू गेटिंग? जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था रमेश के साथ, वो मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जेड के साथ. तो जो जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसके कारण मैंने माइनर के साथ, रमेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो जो माइनर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इट इज नोन एज कोलेटरल ट्रांजेक्शन या कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. इसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. यस सर. अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने रमेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो वॉइड है कि वैलिड है? ये वॉइड है. क्यों? क्योंकि भाई साहब वो माइनर है, मैंने माइनर से पैसे लिए. तो रमेश और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है? वॉइड. वॉइड मतलब जो इन्फोर्सिबल नहीं है. न मैं जा सकता हूं कोर्ट, न वो रमेश जा सकता है कोर्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट. क्यों? क्योंकि नॉन इन्फोर्सिबल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. अब आ जाओ मेन कॉन्ट्रैक्ट में. मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था मैंने? जेड के साथ. एक बात बताओ भाई, मेरा और रमेश का कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है वॉइड है, अब मेरा और जेड का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वो भी मेजर है, मैं भी मेजर हूं, और हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोलेटरल ट्रांजेक्शन वॉइड है तो मेन ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं होगा. मेन ट्रांजेक्शन विल बी वैलिड, मीन्स इट विल बी वैलिड एंड इट विल बी इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. सिंपल. कोलेटरल और मेन, जेड के साथ मेरा मेन ट्रांजेक्शन था, माइनर रमेश के साथ मेरा कोलेटरल ट्रांजेक्शन था. अगर तेरा कोलेटरल ट्रांजेक्शन तेरा वॉइड है तो मेन ट्रांजेक्शन पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और वाइस वर्सा. आर यू गेटिंग? देखिए, कोलेटरल एग्रीमेंट, इट्स नॉट द नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट may also be void, it may be valid also.
इट मे बी अ वैलिड आल्सो। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने एक बंदे को बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपये 10,000 रुपये दूंगा, ये स्मगलिंग करना है गोल्ड की, अगर तूने ये काम किया तो गोल्ड की स्मगलिंग करना है, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा अगर तूने इसको एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा दिया तो इस बंदे ने बोला, उस इंसान ने बोला कि ठीक है सुमित भाई, मुझे 10,000 रुपये आप देना, मैं आपका काम कर दूंगा। तो जो मेरे और उस फलाने आदमी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है वो कैसा है, इलीगल, क्योंकि पर्पस इलीगल है स्मगलिंग करने का। लॉ मना करता है कि यू कैन नॉट डू स्मगलिंग। फिर मैंने क्या किया, मेरे दोस्त है श्यामलाल, उसको बोला यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए। उसने बोला क्यों, मैंने बोला इसको कमीशन देनी है, ये मेरा स्मगलिंग का माल डिलीवर कर रहा है। कौन सा माल डिलीवर कर रहा है, स्मगलिंग का। तो इसने बोला ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन जब तू वापस करेगा मेरे 10 तो मुझे 15,000 रुपये वापस करना, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला डन, मैंने बोला डन। इसने मुझे फिर 10,000 रुपये दिए, 10,000 मैंने इसको डिलीवर किया। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हुए, दो कॉन्ट्रैक्ट, दो एग्रीमेंट हुए। पहला कौन सा था, वो डिलीवरी बॉय के साथ मेरा, जो कि 10,000 रुपये मैं दूंगा। दूसरा वो फलाने इंसान के साथ जिसको मुझे 15,000 रुपये देना है। इसमें मेन ट्रांजेक्शन कौन सा है, डिलीवरी बॉय और मेरे बीच में 10,000 रुपीज़। और इसका कोलेटरल ट्रांजेक्शन कौन सा है, मेरे और वो जेड बंदे में, जिससे मैंने उधारी लिए 10,000 रुपये, जिसको मुझे 15,000 पे करना है। इट इज़ नोन एज कोलेटरल, मेन और कोलेटरल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन इलीगल है, इसका मतलब void है। Are you getting? So in case of illegal agreement, the collateral is also illegal. But in case of void agreement, the collateral may be a legal, may be void, may be enforceable. So इसका ये मतलब है। Unenforceable contract. Unenforceable मतलब वो contract which is not enforceable at the court of law. You cannot go to the court for asking any damages or compensation because it is unenforceable. Where a contract is good in substances but because of some technical defects, that is in absence in writing, barred by limitation, etc., one or more parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. ठीक है, on the basis of formation of the contract. Express contract, implied contract. Express मतलब by conduct और by word, आपने लिखित में या ओरली किसको बोला है कि हाँ आई वॉन्ट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू, मैंने आपको ऐसा बोला और आपने एक्सेप्ट किया, सो इट मीन्स इट इज़ अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लिखित में, रिटर्न में या फिर ओरली, इट इज़ नॉन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। कोई भी चीज़ बाय इम्प्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होती है तो उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रास्ट come into existence by implication. Most often the implication is by law or by action. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts. When it lays down that so far as proposal or acceptance is made, otherwise than in words or promise is said to be implied. So for example, आप स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे, और कूली आया आपका सामान उठाने लगा, ठीक है, और आप उसे कुछ बोल नहीं रहे हो, तो कूली ने सामान उठा लिया, वो चलने लगा और आपने उसे रोका नहीं, तो इसका ये मतलब है आपने कूली को ऑथोराइज कर दिया, उसको अलाउ कर दिया कि आपका जो भी लगेज है वो उठा के बाहर आपकी रखने में, स्टेशन के बाहर रखने में हेल्प करे। तो इसका ये मतलब है इट इज़ नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्प्लीकेशन। आपने उसको रोका क्या, नहीं। अब वो 10 रुपये 50 रुपये मांगे तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ दी अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय इम्प्लीकेशन। और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड टेसिट मतलब क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल यू वेंट टू अ एटीएम मशीन एंड यू विड्रॉ द मनी, इट इज अल्टीमेटली नथिंग बट द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप अपना कार्ड स्वीप करते हो। इसका ये मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय योर कंडक्ट। अरे भाई, तूने अपना एटीएम स्क्रैच किया एटीएम मशीन से, इसका मतलब तेरी इच्छा है पैसे निकालने की, तेरा कंडक्ट ही है ना ऐसा, बाय कंडक्ट।
अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एंटर इनटू बाय योर कंडक्ट, इट इज नोन एज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, इजी है। फिर होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी इच्छा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, बट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। जैसे हमने बचपन से पढ़ा हुआ है एक चीज, याद है कि आपको? देखो हमने पढ़ा था अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबल व्हेन इट मीट्स द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका एक एक्सेप्शन है, उसे बोलते हैं हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक भी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं भी हो फिर भी उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। फिर भी उसे हम क्या मान लेते हैं बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसा था, हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रहता हूँ, टोटल 6 फ्लोर्स है। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था स्विगी जोमेटो पे, तो मैंने 3rd फ्लोर की डिटेल डाली थी कि आई एम स्टेइंग इन 3rd फ्लोर, प्लीज डिलीवर माई पिज़्ज़ा ऑन 3rd फ्लोर। बट गलती से डिलीवरी बॉय ने उस पिज़्ज़ा को 4th फ्लोर में डिलीवर कर दिया। आर यू गेटिंग? और 4th फ्लोर में जो इंसान रहता था उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उसको लगा था उससे किसी ने गिफ्ट दिया है पिज़्ज़ा, तो उस पिज़्ज़ा को वो पूरा खा गया, तो अल्टीमेटली ऑर्डर मैंने किया, पैसे मैंने पे किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, लेकिन पिज़्ज़ा किसने खाया? उसने। मतलब मुर्गी मैं पालूं, पड़ोसी खाए, ऐसा चलता है क्या? नहीं। फिर लॉ बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो जिस बंदे ने बेनिफिट गेन किया है, इसका मतलब जिस बंदे ने पिज़्ज़ा खाया है उसके बीच में और जिस बंदे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर क्रिएट किया जाएगा लॉ के द्वारा। इसका ये मतलब है जिस बंदे ने पिज़्ज़ा खाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि पिज़्ज़ा की प्राइस वो मुझे पे करे। तो यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं था, मेरा इंटेंशन भी नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का उसके साथ, फिर भी लॉ बोलता है कि यस सुमित भाई, यू हैव राइट टू रिकवर द मनी ऑफ योर पिज़्ज़ा। सो हियर इट इज नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ रिसेम्बल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट एक ड्यूटी क्रिएट कर लेती है लॉ उस आदमी के अगेंस्ट में जिसने बेनिफिट गेन किया है आपके कॉस्ट पे। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, such obligation are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on the part of the either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. आपके इंटेंशन नहीं है बट लॉ बोलता है कि यस वी विल ट्रीट इट एज अ contract, and other party has to pay the cost of the pizza, cost of the benefit he has gained or earned at the cost of or at the expenses of other. E-contract. What is e-contract? A e-contract is that contract which has been entered into between the parties by using the digital technology or information technology via internet or network. For example, देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने अमेज़ॉन यूज़ किया होगा, तो अमेज़ॉन में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसका ये मतलब आपने नीचे एक सिंबल आता है आई एग्रीड, उसको आप ऐसा टिक करते हो, इसका मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, उसने आपको ऑफर दिया और आपने उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है और आप एक बाइंडिंग और लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। आई एग्री को एक्सेप्ट जैसे कि आपने, इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एंटर इनटू between the parties by using the digital technology or information technology via internet or network. When a contract is entered into by two or more parties using the electronic means such as email is known as e-commerce contract. Electronic commerce, different parties person creates a network which are linked to other networks through ED1, electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI, electronic data interchange contracts, और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। समझा क्या बेटा? चलो आगे। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टोटल
two types of the contract on the basis of performance: executed contract and executory contract. Executed contract मतलब when both party perform their obligation under the contract, it is known as executed contract. दोनों ने, I want to sell my bike to Z at rupees 10,000. Mr. Z has paid me 10,000 and I have delivered the my bike. It is known as executed contract. Here the performance has been done at the end of both the parties. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कभी कभी होता है कि एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया है और एक पार्टी का परफॉर्मेंस अभी भी पेंडिंग है, या दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो इसे बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, सपोज आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू मिस्टर जेड एंड मिस्टर जेड वॉन्ट टू बाय माई कार एट रुपीज 10 lakhs। तो उसने भी सिर्फ प्रॉमिस दिया, मैंने भी सिर्फ प्रॉमिस किया, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है, ना मैंने कार डिलीवर किया ना ही उसने मुझे पैसे भेजे। तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ पार्टीज और ऑल द पार्टीज हु आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज पेंडिंग इज नोन एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल contract is one when obligation is outstanding on the part of the both parties. यूनिलेटर मतलब एक पार्टी का, मैंने उल्टा बोल दिया आपको शायद गड़बड़ में। यूनिलेटर मतलब किसी एक पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, और बायलेटर मतलब दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तो हम इसे क्या बोलते हैं अपन, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो ये आज हमारा बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ तक तो मैं फिनिश करता हूँ, इसके आगे हम कल करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये CSEET के लिए भी यूज़फुल है, LLB के लिए भी यूज़फुल है, CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी यूज़फुल है, उसके बाद CA फाउंडेशन के लिए भी यूज़फुल है। मोस्टली जिसमें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो मेरा नंबर दिया वही है, और सेकेंडली यू कैन कमेंट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको रियल में अच्छा लगा हो तो ही करना, अदरवाइज नो इशू। जय श्री राम, बाय।